Hello, Namaskar, Jai Hind, dear friends. My name is Nitesh Kumar and once again welcome back to Maths by आशीष सर क्लासेस। दोस्तों, आपको पता है कि हम एसएससी सीजीएल 2020 में पूछे गए सभी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट हम एक क्वेश्चन पेपर करते हैं सॉल्व। उसी सीरीज़ में आगे हम करने वाले हैं 16 अगस्त 2021 को पूछा गया थर्ड शिफ्ट। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हमने कंप्लीट करवाए हैं एनालिसिस, अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जितने भी 25 क्वेश्चंस हैं हम सारा कवर करने वाले हैं। आप इस बात का मेक श्योर करें कि वीडियो को एंड तक देखें आराम से, और आप भी कोशिश करिए कि सारे क्वेश्चंस को ट्राई करें, सारे क्वेश्चंस को खुद से पहले वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करें, और जितने भी आपके सही या गलत बनते हैं आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको बताना है कि कौन सा स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है। पहला देखिए, प्रोफेशनल। प्रोफेशनल में क्या होता है कि प्रोफेशनल आपका सही है, कई बार आपको सिंगल एफ की जगह डबल एफ लगा के दे देगा इस तरीके से। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो एस है वो डबल आता है परंतु एफ नहीं, एफ सिंगल आएगा। प्रोफेशन यहाँ पे है प्रोफेशनल। प्रोफेसर भी ऐसे ही बनता है, प्रोफेशनल भी ऐसे ही बनता है, प्रोफेस भी ऐसे ही बनता है। अगला वर्ड है हमारा परपिचुएट। परपिचुएट सही है, इसका मतलब है स्थायी रूप से। इलेक्ट्रॉनिक्स भी सही है। आगे है हमारा डायलेमा। डायलेमा का स्पेलिंग क्या होता है? सिंगल एल होता है, ई डबल एम ए, यानी डबल एम होता है लेकिन एल सिंगल होता है। डायलेमा का मतलब होता है कि असमंजस की स्थिति में, मतलब आप नहीं समझ पा रहे हो कि क्या डिसीजन लेना है। जैसे एट अ लॉस, एक ईडियम यूज करते हैं हम, एट अ लॉस। वही बिल्कुल ये मीनिंग है जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, यानी मुहावरा वाला क्वेश्चन आ गया है ये। देखिए काफ़ी आसान है, खुद से पढ़िए एक बार, पॉज करके फिर बताइए, क्योंकि आपने पहले ज़रूर ये कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। ए स्टॉर्म इन ए टी कप। ए स्टॉर्म इन ए टी कप का क्या मतलब होगा? देखिए, स्टॉर्म का मतलब होता है आंधी तूफान बहुत ज़्यादा, और टी कप के अंदर। तो क्या आप मुझे बताइए, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको यही याद हो जाए। आप मुझे बताइए कि क्या ये पॉसिबिलिटी है कि टी कप के अंदर, चाय के प्याले में या चाय के कप में स्टॉर्म आ जाए? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि चाय के कप में मतलब आंधी तूफान आ जाए। इसी को बताया जाता है स्टॉर्म इन टी कप का मतलब किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा करके बोलना। आपने हिंदी में सुना होगा तिल का पहाड़ बनाना या राई का पहाड़ बनाना, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिसकी कोई ज़्यादा वैल्यू ना हो लेकिन फिर भी आप उस पर बहुत ज़्यादा इश्यू क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे ना फर्स्ट ऑप्शन देखिए ज़रा ध्यान से, डिसअरेंजिंग द कल्ट्री नहीं। फोर्थ ऑप्शन, ए सडन स्टॉर्म ड्यूरिंग टी टाइम नहीं। यहाँ पे दो ऑप्शन है जहाँ पे आपको डाउट हो सकता है। पहला एक ऑप्शन तो है अननेसेसरी टेंशन, क्योंकि ए स्टॉर्म इन ए टी कप का मतलब आपको लग सकता है कि जैसे मैंने बताया राई का पहाड़ बनाना, आपको लग सकता है कि ये आंसर होगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर है ना, ये है लॉट ऑफ फस दैट विल सून बी फॉरगटन। मतलब एक, जैसा मैंने बताया, एक छोटी सी बात का ऐसा बतंगड़ बना देना जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, और मतलब वो तभी तक के लिए होता है, जब वो मामला ख़त्म तो फिर बात भी ख़त्म हो जाती है। अगला देखिए, अगला वर्ड है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम। हमें अपोजिट वर्ड फाइंड करना है। हैज़र्ड। हैज़र्ड का मतलब क्या होता है? देखिए, हैज़र्डस आपने पढ़ा होगा, यानी फुल ऑफ डेंजरस। हैज़र्ड मतलब होता है डेंजर। जो पैरल है, पैरल ये सिनोनियम है आपस में, दोनों के दोनों क्या हैं? सिनोनियम। याद रखिएगा, पैरल भी काफ़ी अच्छा वर्ड है। रिस्क नहीं होगा, गैम्बल में रिस्क होता है नहीं। द राइट आंसर इज सेफ्टी। क्या आंसर है? राइट, सेफ्टी, क्योंकि हैज़र्ड का मतलब होता है खतरनाक, खतरा, और सेफ्टी हो जाएगा उसका कंप्लीट एंटोनियम। अगला है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए देखिए, वी डैश द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, यानी डिफरेंट सब्जेक्ट पे हम क्या करते हैं? हम मार्क्स को कुछ करते हैं। चलिए देखते हैं आगे। एंड कंपेयर्ड देयर परफॉर्मेंस फॉर द ईयर, और हम कंपेयर करते हैं फिर उनके मार्क्स, उनके परफॉर्मेंस पूरे साल का। आप यहाँ पे देखेंगे ये पास्ट टेंस में है। इसका मतलब यहाँ पे भी जो आंसर होना चाहिए पास्ट टेंस में होना चाहिए।
तो सारे ही ऑप्शन पास्ट टेंस में है, हम नहीं एलिमिनेट कर सकते। तो अब देखिए क्या आएगा, एनालाइज्ड आएगा या क्वेश्चन आएगा, इंस्पेक्ट आएगा, प्रोब्ड आएगा। प्रोब तो मतलब होता है कोई जांच करना, क्वेश्चन करना नहीं। सो इंस्पेक्ट का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, जो पुलिस इंस्पेक्टर होता है उसका काम होता है इंस्पेक्शन करना। बेस्ट आंसर इज एनालाइज्ड। आपको वैसे भी समझ में आ गया होगा कि पेपर की एनालाइज की जाती है, स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस का एनालाइज किया जाता है। सो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। अगला देखिए, अगला आपका है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्या होता है, आपका अंडरलाइन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको बताना है जो लिखा हुआ है वो सही है या नहीं। अगर ये सही है तो आंसर चूज करेंगे नो एरर, लेकिन हाँ अगर मान लीजिए वो सही होता तो फिर आप थर्ड आंसर चुन लेते। सो एक बार पढ़ लेते हैं। आई आस्क्ड राहुल दैट हाउ फार वॉज हिज ऑफिस फ्रॉम हिज होम। मतलब मैंने राहुल से पूछा कि उसका जो घर है, उसके ऑफिस, उसका जो ऑफिस है उसके घर से कितना दूर था। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे जब भी कभी, अब जब यहाँ पे दैट आ गया, यहाँ पे आस्क्ड V2 आ गया, तो आप समझ जाएंगे कि ये एक डायरेक्ट स्पीच और मतलब इनडायरेक्ट स्पीच है, ये है ना, नरेशन मैंने कराया है, आपने वहाँ पे पढ़ा होगा। सो आई आस्क्ड यानी कि मैंने पूछा था, ये पास्ट टेंस है। सो फिर यहाँ पर भी पास्ट टेंस होना चाहिए। तो यहाँ से आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 और हाँ 4 कट हो गया आपका। और दूसरा क्या रूल है, दूसरा रूल है कि जब भी कभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है तो दैट का यूज नहीं होता, WH फैमिली की होती है। सो दैट गलत हो गया, तो नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड भी गलत हो गया आपका, क्योंकि आपको इंप्रूवमेंट करना है। अब जरा देखिए इस वाले का आप एक जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो देखिए। हाउ के बाद आपका आया है हेल्पिंग वर्ब और फिर आया है आपका सब्जेक्ट। ये इंट्रोगेटिव हो गया एक तरीके से, यानी कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पे इस तरीके से फॉर्मेशन बनता है, हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट। लेकिन सॉरी, WH फैमिली, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट। लेकिन जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो जो सेंटेंस का फॉर्मेशन है, क्वेश्चन पूछते समय इंट्रोगेटिव ही होता है, लेकिन जब हम आंसर करते हैं तो वो अफर्मेटिव में चेंज हो जाता है, यानी कि हाउ फार हिज ऑफिस के बाद वॉज आना चाहिए, यानी हेल्पिंग वर्ब बाद में आनी चाहिए। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज आस्क इन द कमेंट बॉक्स। अगला देखिए, सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर, यानी आपको ऐसा पार्ट ढूंढना है जिसमें एरर दिया हो। सो पढ़ते हैं सेंटेंस। रमन पुटेड द वेजिटेबल्स इन द फ्राइंग पैन एंड आफ्टर एडिंग सम वाटर क्लोज द लिड। यानी आप देखेंगे यहाँ पे सेकंड फॉर्म है वर्ब की, यानी कि सेंटेंस जो है यहाँ भी सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट में होना चाहिए। सो रमन ने वेजिटेबल्स को डाला फ्राइंग पैन में और उसके बाद पानी ऐड करने के बाद उसने लिड को क्लोज कर दिया। लिड होता है जिसे आप लोगों ने कुकर वगैरह के ऊपर देखा होगा, ढक्कन, या जो कुछ बनाते हैं कढ़ाई वगैरह ढकने के लिए, इसको लिड बोला जाता है। सो यहाँ पे आपका वर्ब का एरर है जो पुट होता है, इसका मतलब होता है रखना। इसका सेकंड फॉर्म होता है पुट और सेकंड फॉर्म होता है पुट। सो पुटेड जैसा वर्ड नहीं होगा, ये रॉन्ग है, इसकी जगह होना चाहिए पुट। ठीक है, आप सिंगल पुट को देख करके नहीं बता सकते कि कौन सा वर्ब का फॉर्म है, आपको सेंटेंस पढ़ना होता है पता लगाने के लिए। सो वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, यानी ये वाला, और पुट तीनों सेम ही रहते हैं। चलिए थोड़ा सा प्रमोशन कर लेते हैं दोस्तों। 2021 में SSC CGL 2020 के पूछे गए सारे के सारे वन वर्ड, सारे के सारे ईडियम्स, इंग्लिश पेपर हम कर ही रहे हैं, क्लोज टेस्ट भी हम कर ही रहे हैं, इसके अलावा एंटोनियम, सिनोनियम्स हमने कवर कर दिया है। वो सारा का सारा लेक्चर आप देख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, या आप सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर आपको वन वर्ड करना है तो आप लिख लीजिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सर्च करिए यूट्यूब में, नाम डाल दीजिए मैथ्स बाय आशीष सर साथ में, सो आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, यानी आपको पूरे सेंटेंस को एक वर्ड में बताना है। सो क्वेश्चन है, ए प्लेस इन ए लार्ज इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ दोज हु आर इल, यानी आपको बताना है कि उस जगह को क्या कहते हैं जहां पर रखा जाता है बीमार व्यक्तियों को उनकी ट्रीटमेंट के लिए। सो हैंगर,
हैंगर का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पर जहाज वगैरह आकर रुकते हैं, उनकी मरम्मत की जाती है, रिफ्यूलिंग वगैरह की जाती है। डॉर्मेट्री बोलते हैं बड़े हॉल को जिसमें बहुत सारे बेड्स रखे होते हैं, वहां पे आपको स्टे करने की सुविधा होती है। आप जाइए, पर बेड अपना चार्ज करिए और स्टे करिए। आप अगर यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ यहाँ से होंगे ना, तो आपको ज़रूर पता होगा डॉर्मेट्री के बारे में। एसएससी के एग्ज़ाम के लिए आप जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे प्रेफर करते हैं डॉर्मेट्री में स्टे करना। अब अगला देखिए हॉस्टल। हॉस्टल तो आंसर होगा नहीं, हॉस्टल नहीं हुआ, आपका डॉर्मेट्री नहीं है, हैंगर नहीं है, तो क्या बचा? इन। देखिए मैं आपको पहले बताता हूँ एक बार। देखिए यहाँ पे जो वर्ड लिखा है ना, फर्म, फर्म का मतलब होता है स्थिर, और ये रिप्रेजेंट करता है रोबस्ट, बाहुबली, यानी पावरफुल पर्सन को। अगर मैं इसके पहले IN लगा दूंगा, इनफर्म, ये बता देगा कि कमजोर व्यक्ति को। सो इनफर्म का मतलब होता है कमजोर व्यक्ति, स्पेशली बुजुर्ग वगैरह को रेफर किया जाता है। अगर मैं इसके बाद इन्फर्मरी ARY लगा दूंगा तो इसका मतलब हो जाएगा जैसे वो जगह जहाँ पे इन्फर्म लोगों को रखा जाता है उनकी ट्रीटमेंट के लिए। सो ये राइट आंसर है। जैसे आप लोगों को पता होगा एपी का मतलब होता है पक्षी, एवी का मतलब होता है एपी का मतलब होता है मधुमक्खी, एवी का मतलब होता है पक्षी, और एवियरी का मतलब होता है कि जहाँ पर एवियरी का मतलब जहाँ पर पक्षियों का पालन पोषण किया जाता है, एपियरी मतलब जहाँ पर मधुमक्खियों का पालन पोषण किया जाता है। सो आप इसे भी याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे देखिए अगला है, अगेन आपका वन वर्ड पूछ लिया है आपसे, पूरे सेंटेंस को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना है। सो ए ग्रुप ऑफ स्टार्स, एक ग्रुप ऑफ स्टार्स को क्या बोलेंगे? कॉन्स्टलेशन, कॉन्ग्रीगेशन, प्लैनेट्स या एस्ट्रोनॉमी। देखिए एस्ट्रोनॉमी और प्लैनेट्स तो आप कैंसिल कर देंगे। कॉन्ग्रेशन बोलते हैं मतलब वो भी ग्रुप ही होता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति का होता है जो पूजा पाठ के लिए एकत्रित होते हैं। और कॉन्स्टलेशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टार्स। स्टार्स का जो छल्ला यानी ग्रुप होता है ना, मतलब गुच्छा, उसको क्लस्टर भी बोलते हैं, उसके ग्रुप को बोलते हैं, और कॉन्स्टलेशन। सो कॉन्स्टलेशन आपका राइट आंसर होगा। अगला हमारा ईडियम है। ये हमसे ईडियम यानी मुहावरा पूछा गया है। एट द 11th आवर का मतलब क्या होता है? देखिए एट द 11th आवर का मतलब होता है एट द वेरी लास्ट मिनट, मतलब बिल्कुल अंतिम समय में। हिंदी में पढ़ा होगा आपने, तो आपने पढ़ा होगा अंतिम समय में। अब देखिए एट 11 AM आप कैंसिल कर देंगे, 11 PM वैसे ही कैंसिल कर देंगे। दो ऑप्शन में आपको डाउट होगा तो आप ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर है एट द वेरी लास्ट मिनट। अगला क्वेश्चन है हमारा वॉइस, यानी पैसिव वॉइस हमें चेंज करना है। देखिए सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। सो पैसिव वॉइस करने का सबसे पहला रूल होता है वर्ब। जैसे अब हालांकि यहाँ पे हेल्प, यहाँ पे सेंटेंस जो है आपका वैसा नहीं है जिसमें आप डायरेक्टली आप वर्ब को देख करके कैंसल आउट कर पाएँ, क्योंकि ये एक प्रकार का इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस मतलब जैसे किसी को ऑर्डर देना या किसी को कुछ करने के लिए कहना। सो यहाँ कहा जा रहा है हेल्प द नीडी पीपल। हेल्प द नीडी पीपल का क्या बनेगा? देखिए आर हेल्पिंग आप कैंसिल कर देंगे, आर हेल्पिंग तब होता, आर हेल्पिंग तो होगा ही नहीं पहली बात तो, क्योंकि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, राइट। अब थर्ड फॉर्म बीइंग हेल्प नहीं होगा। बीइंग हेल्प तब होता है जब आपका अगर V1 ING होता तो फिर वो कन्वर्ट होता है आपका बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो देखिए बीन भी नहीं होगा, क्योंकि बीन आपका हैज़ और हैव में लगता है। बीन कहाँ लगता है? हैज़ और हैव में। सो बेसिकली आपने हेल्पिंग वर्ब की मदद से ऑप्शन को एलिमिनेट तो कर ही दिया। इसका आंसर है लेट द नीडी पीपल बी हेल्प्ड। लेट और बी वर्ब की थर्ड फॉर्म का फॉर्मेशन बनता है। अपने पैसिव वॉइस चैप्टर में इस रूल्स को जरूर पढ़ेंगे। अगला देखिए, अच्छा इसमें आपको एरर फाइंड करना है। देखिए द रिक्रूटर्स वर प्लीज्ड टू जॉन्स डोमेन नॉलेज एंड पर्सनैलिटी। सो प्लीज्ड मतलब देखिए क्या है यहाँ पे कि प्लीज्ड होना मतलब आप मतलब कृतज्ञ होना, जैसे ना बिल्कुल एकदम प्लीज्ड हो गए थे उसके नॉलेज एंड पर्सनैलिटी को देखकर। प्लीज्ड के बाद कभी भी प्रीपोजिशन टू का यूज नहीं होता, ये होता है विद का। प्लीज्ड विद राइट होता है, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन का एक टॉपिक है। अच्छा आप और क्या चीज़ आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, जैसे टू लिखा है। सो कौन से पार्ट में एरर है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड।
आप ऑप्शन थर्ड लगा देंगे और निकल लेंगे और आपका आंसर हो जाएगा गलत। क्योंकि ना आंसर इस बार एसएससी में क्या करता है, थोड़ा बहुत चेंजेस कर देता है। सो इस बार सफल करके दिया हुआ है, यानी कि जो ऑप्शन थर्ड है उसको यहाँ इन्होंने 2 में पिक कर रखा है। तो आपको आंसर 2 मतलब आंसर 2 मार्क करना है। अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपको नरेशन का एक सेंटेंस दिया है इसको इन्वर्टेड कोमा हटा करके इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखना है। सो क्वेश्चन है, इज द डोर क्लोज्ड? अलका आस्क्ड तरुण। अलका ने तरुण से पूछा कि क्या दरवाज़ा बंद था। तो फिर आपको क्या करना है, जब भी यहाँ पे आप इंट्रोगेटिव देख लेंगे ना, आप 2 चीज़ पे फोकस करिए। पहला तो ये करिए कि अंदर में दैट नहीं होना चाहिए। कंजक्शन दैट का हम कभी भी यूज़ नहीं करते इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में। या तो हम करेंगे इफ़ का यूज़, या तो हम करेंगे वेदर का यूज़, या तो फिर कोई WH फैमिली होगी। सो यहाँ पे दैट के हिसाब से हम कैंसिल नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म है, अंदर इज है, तो इज कन्वर्ट हो जाएगा वॉज में। जैसे ही इज वॉज में कन्वर्ट हुआ, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड कट गया, आपके पास 2 बचा। सो देखिए, वेदर शी क्लोज द डोर यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे वेदर द डोर वॉज क्लोज्ड। सो यहाँ पे इज द डोर क्लोज्ड, यानी कि ये एक तरीके से आप कह सकते हैं पैसिव फॉर्म में है। सो यहाँ भी पैसिव फॉर्म में रहेगा, वॉज द डोर क्लोज्ड। शी क्लोज द डोर नहीं आएगा, वॉज वेदर द डोर वॉज क्लोज्ड, ये राइट आंसर है। तो आपका 4th ऑप्शन राइट आंसर है। अगला देखिए, अगला है एंटोनियम, यानी अपोजिट वर्ड बताना है आपको। मैग्निफिशेंट। मैग्निफिशेंट का मतलब होता है समथिंग लाइक उदार, मतलब बेहतरीन, एकदम जो मतलब बड़ा हो। ग्रैंडॉइज हो, ग्रैंडॉइज उसका एक तरीके से सिनोनियम हो गया, राइट, एकदम बेहतरीन। सो ऑप्युलेंट मतलब भी अमीर हो गया, समृद्ध। मैग्निफिशेंट भी समृद्ध। माइटी मतलब पावरफुल। सो मॉडेस्ट इसका राइट एंटोनियम है, हमको अपोजिट ढूंढना था। मैग्निफिशेंट का मतलब होता है जोरदार तरीके से, बेहतरीन, और मॉडेस्ट का मतलब होता है माइल्ड यानी शांत। सो ये आपका एंटोनियम हो गया। अगला सेंटेंस है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। माई न्यू ईयर्स डैश इज टू थिंक पॉजिटिव ऑलवेज। माई न्यू ईयर्स डैश इज, मेरे नए साल का क्या है, हमेशा थिंक पॉजिटिव। ऑप्शन पढ़ते हैं, सेलिब्रेशन, रिपीटिशन, रेजोल्यूशन, कन्फेशन। सो सेलिब्रेशन और रिपीटिशन तो गलत हो जाएगा, रिपीट करना तो नहीं बनेगा यहाँ पे। अब कन्फेशन बचा या रेजोल्यूशन बचा। आपको वैसे इसका आंसर समझ में आ गया होगा क्या होता है। ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आपने इस चीज़ को या तो यूट्यूब पे कई बार देख ही लिया होगा हैप्पी न्यू ईयर के टाइम में, या तो आप लोगों ने खुद किया होगा रेजोल्यूशन। हम रेजोल्यूशन पिक करते हैं ना नए साल पे कि मैं पूरे साल पढ़ाई करूँगा, मैं पूरे साल बॉडी बनाऊँगा, मैं पूरे साल फलाना काम ढिमकाना काम, जो भी है। सो रेजोल्यूशन ये आपका राइट आंसर है। अगला देखिए, अगला है स्लैक, SLAC, स्लैक। स्लैक मतलब होता है थोड़ा ढीलापन। ढीलापन मतलब जैसे आलसी वगैरह होते हैं ना, बिल्कुल केयरलेस। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, केयरलेस। क्योंकि हमें क्या ढूंढना था, हमें ढूंढना था सिनोनियम। कीन का मतलब तो होता ही है कुछ करने की तीव्र इच्छा होना। एक्टिव, लाइवली, बोथ आर सिनोनियम्स। सो फिर तो ये वैसे ही कट जाएगा, एक्टिव और लाइवली। लाइवली मतलब भी होता है लाइक फुल ऑफ एनर्जी। अगला है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी आपको ऐसी स्पेलिंग ढूंढनी है जो गलत लिखी हो। सो प्रोसेसिंग बिल्कुल सही है, CESS होता है। बाउंड्री सही है। फोटोग्राफ लिखा हुआ है जो कि गलत है। फोटो PHOTOGRAPH सही आंसर होता है। सो ये आपका आंसर है, ये स्पेलिंग गलत है। अगला सेंटेंस देखिए दोस्तों, ये है हमारा PQRS। आप अगर ये क्वेश्चन थोड़ा पहले होता ना, मतलब 4-5 नंबर पे, सो मैं इसको छोड़ देता, मैं आपसे कहता कि रहने दीजिए बाद में करिएगा। क्योंकि PQRS क्या होता है ना, टाइम लेता है कई बार, तो आपको बेहतर है कि इसको लास्ट में करिए बिल्कुल। तो देखते हैं ज़रा एक बार, अब हम पढ़ लेते हैं इसको। अब आप देखेंगे इसको हम कैसे करते हैं। सबसे पहले आप फर्स्ट इसको देख लीजिए, बेस्ट तरीका है कि आप इसको देख लीजिए।
आपने जब इसको देखा तो आपको अंदाज़ा लगा कि या तो ए आएगा या तो बी आएगा या तो सी आएगा, डी नहीं आएगा। सो चलिए अब एक बार पढ़ लेते हैं। आई वॉज शॉक्ड टू फाइंड माई हाउस अनलॉक्ड। मैं शॉक हो गया जब मुझे पता चला कि मेरा घर अनलॉक है। सो ए से शुरुआत सेंटेंस की नहीं हो सकती, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि सेंटेंस को आप ऐसे नहीं स्टार्ट करोगे ना कि भाई मैं घर के अंदर घुसा, मैं मतलब बहुत ज़्यादा हैरान हो गया कि मेरे घर का दरवाज़ा खुला है। आगे देखिए, टू माई एस्टॉनिशमेंट। एस्टॉनिशमेंट मतलब होता है मतलब जैसे सरप्राइज्ड हो जाना एक तरीके से। आई फाउंड माई सन हु हैड ए स्पेयर की हैड कम इन माई एब्सेंस। सो ये भी बी से भी शुरुआत नहीं होगी, क्यों? क्योंकि अब आश्चर्यचकित तो वो तब होगा ना जब घर में घुसेगा, यानी सेंटेंस की स्टार्टिंग सी से होगी। ये मैं उनको बता रहा हूँ जो बिगिनर्स हैं, क्योंकि जिनकी कमांड अच्छी हो चुकी है ना, वो तो डायरेक्टली पढ़ के अब तक सॉल्व कर भी देते हैं। सो सी में है लास्ट संडे आई रिटर्न होम लेट एट नाइट। सो ये सही हो गया कि भाई सी से स्टार्ट हो गई कि लास्ट संडे मैं रात को घर लेट आया था। सो यहाँ पे ए है या डी है, इन दोनों में से कोई एक आएगा, तो डी पढ़ते हैं। आई रेन इनसाइड इन फियर। सो हमको अंदाज़ा लग गया कि डी तो नहीं आएगा, हमारा आंसर है ए। क्यों? क्योंकि पहले वो रात को घर पे लेट आया था, फिर उसको पता चला कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ है, अनलॉक है, फिर वो जल्दी से दौड़ करके घर में गया तो उसने देखा कि मेरा बेटा ऑलरेडी स्पेयर की के साथ घर के अंदर आ चुका था। सो सी ए बी डी इज, दैट मीन्स ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा ये भी अगेन जम्बल्ड सेंटेंस यानी PQRS है, तो देखिए इसको भी ध्यान से उसी तरीके से करेंगे। मैंने ऑप्शन देखा A B C, अब मैं क्या करता हूँ, मैं ऑप्शन फर्स्ट का थोड़ा सा पढ़ के देखता हूँ। विच एवर सूनेस्ट मेड अ ट्रैवलर। सो ये सेंटेंस की शुरुआत नहीं कर सकता। बी पढ़ के देखता हूँ। दे एग्रीड टू पुट द पॉइंट टू टेस्ट। सो बी से भी शुरुआत नहीं होगी, मतलब दे एग्रीड, कौन एग्रीड हुए हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सो ऑप्शन सी इसका पहला सेंटेंस होगा, ये बात हम समझ गए। अब पढ़ लेते हैं एक बार। ए डिस्प्यूट वंस अरोज बिटवीन द विंड एंड द सन टू डिसाइड विच वॉज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू। यानी ये स्टोरी आप लोगों ने बचपन में पढ़ी होगी कि हवा और सूरज के बीच एक बार बहस हो गई थी। ये आपको आपकी मॉम ने या दादी ने ज़रूर सुनाया होगा। तो सी के बाद क्या आएगा, या तो बी या तो डी। सो डी पढ़ लेते हैं। द विंड बिगेन एंड ब्लू विद ऑल हिज माइट, यानी हवा शुरू हुआ और बहने लगा अपनी पूरी शक्ति के साथ। एंड सेंट ए ब्लास्ट कोल्ड एंड फियर्स एज अ स्टॉर्म। सो यहाँ से तो नहीं हो सकती शुरू। सो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्यों? देखिए पहले तो एक डिस्प्यूट हुआ कि भैया कौन ताकतवर है, किसमें, हवा में और सूरज में। सो उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने दे एग्रीड टू, मतलब उन्होंने कहा कि भैया हम एग्री करते हैं कि भैया कोई टेस्ट करते हैं एक दूसरे का, राइट, पॉइंट टू टेस्ट। अब देखिए ए क्या हुआ, उन्होंने डिसाइड किया कि विच एवर, जो भी, सूनेस्ट मेड ए ट्रैवलर टेक ऑफ हिज क्लॉक। क्लॉक मतलब होता है चोगा, जो पहनते हैं ना, जैसे चद्दर टाइप का मान लीजिए आप थोड़ी देर के लिए। सो सूनेस्ट जो पहले ट्रैवलर को मेड कर देगा, मतलब मजबूर कर देगा कि वो अपने चोगा को उतारे, टेक ऑफ करे, शुड बी अकाउंटेड द मोर पावरफुल। लास्ट में आएगा द विंड बिगिन एंड ब्लू। सो आपका आंसर हो गया CABD ऑप्शन नंबर सेकंड। अब आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा कि वो कौन जीता, वो हवा जीती थी या सूरज जीता था। सो ये कहानी आप लोगों ने ज़रूर सुनी होगी अपने बचपन टाइम में। सो आप मुझे बताइए कौन विन करता है, हु इज़ द विनर, विंड जीतता है या सन जीतता है? चलिए आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। अगर नहीं पता होगा तो फिर मैं आपको ये स्टोरी बता दूंगा किसी वीडियो में। आंसर ज़रूर करिए अगर आपने इसे पढ़ा है तो। अगला देखिए, अगला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम, यानी कि हमें सिमिलर वर्ड ढूंढना है। सो एडजस्ट, एडजस्ट का मतलब होता है ना एडजस्ट करना। सो मूव और शिफ्ट तो नहीं होगा, राइट, ये तो नहीं होता ना एडजस्ट करना। चेंज आपको डाउट हो सकता है बट ये भी नहीं है। अडेप्ट का मतलब पता होना चाहिए, ADPT। अडेप्ट का मतलब होता है खुद को सिचुएशन के अनुसार ढालना, यानी खुद को सिचुएशन के अनुसार एडजस्ट करना। एक होता है अडेप्ट, ADEPT। इस अडेप्ट का मतलब होता है जैसे स्किलफुल,
ठीक है। आगे है आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्योंकि अंडरलाइन में दिया हुआ है पार्ट आपको। सो अमंग अप्लाइड साइंस, बहुत सारी साइंस जो अप्लाइड की जा चुकी हैं उसमें से मेडिसिन इज वन विच हैव गिवन मैन सम पावर ओवर डेथ। मेडिसिन इज, जो मेडिसिन सिंगुलर है इसके बाद इज ठीक है, उसने क्या किया है, व्यक्तियों को मतलब मानव को एक ऐसी पावर, हल्की फुल्की पावर दी है जो डेथ के ऊपर विजय प्राप्त कर ले। राइट, ये तो बात सही भी है कि भैया किसी को कुछ होता है, वो मरने की हालत में होता है तो डॉक्टर उसको बचा लेते हैं मेडिसिन देके। सो क्या आएगा, देखिए इज तो सही है आपका, सो यहाँ पे आर तो कैंसिल हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। राइट, अब 2 में इज है। वन विच, अब वन यहाँ पे लिखा हुआ है फिर विच लिखा हुआ है, आपको पता होगा जो ये विच है रिलेटिव प्रोनाउन और ये ऐड कर रहा है हैव को वन से। सो जब भी कभी इसके बाद वर्ब आती है ये हमेशा इसके विच हो या विच हो या हु हो या फिर दैट हो, उसके पहले वाले जो भी उसके पहले सब्जेक्ट होता है उसके एंटीसीडेंट में उसके हिसाब से वर्ब आता है। यानी यहाँ वन लिखा है और ये जो विच है ये इस वन को डिस्क्राइब कर रहा है। सो यहाँ पे वन के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए जो कि हैव नहीं, ये होना चाहिए हैज। सो इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए हैज, और हैज के बाद आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, सेकंड आंसर हो जाएगा। और ये वैसे भी आप कट कर सकते हैं क्योंकि गेव नहीं होगा, ठीक है। गेव होता है मतलब जो चीज पास्ट में खत्म हो गई हो, और साइंस ने जो हमें पावर दी है ओवर डेथ, ऐसा नहीं है कि वो पास्ट में दी है, ये तो एक जनरल सी बात है जिसको हमेशा सच्चाई है जो हमेशा आप प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। अगला है हमारा क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट करने से पहले सबसे पहले आपको क्लोज का मतलब पता होना चाहिए। क्लोज टेस्ट यानी कि इसका मतलब होता है आसपास की दी गई चीज़ों से रिलेटेड होना, एक दूसरे से रिलेटेड होना। सो रिलेटेड है या नहीं आप पता कर सकते हैं या नहीं, इसके लिए इस क्लोज टेस्ट को किया जाता है। सो ध्यान से देखिए और पढ़िए। हालांकि प्रीलिम्स में तो इजी ही आता है, उतना टफ नहीं होता, मेंस तक पहुंचते पहुंचते आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए देखिए, इसका रूल है कि पहले एक बार पढ़ना है इसको पूरा। सो आप क्या करिए, वीडियो पॉज करके पूरा का पूरा पढ़ लीजिए आप, क्लियर। फिर उसके बाद आप ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा है, फिर मैं आपको बताऊंगा। मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि पढ़ने से टाइम वेस्ट होगा खामखा मेरा। सो आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए। देखिए, एवरीथिंग इन भूटान इज केमिकल फ्री। भूटान में जो भी चीजें हैं वो केमिकल फ्री है। आई होप कि आपने पढ़ लिया हो पॉज करके। ऑल फ्रूट्स डैश ऑर्गेनिकली, यानी कि देखिए भूटान में जो भी चीज़ें पाई जाती हैं केमिकल फ्री। क्यों? जितनी भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, आर डैश ऑर्गेनिकली, क्या की जाती हैं ऑर्गेनिकली, ये किया जाता है ग्रो, ग्रोस, ग्रू। सो यहाँ पे आर है तो ये कट गया, प्रेजेंट टेंस में चल रहा है स्टोरी तो ग्रू कट गया। सो देखिए अब यहाँ पे ना आपका आएगा ग्रोन, यानी कि उगाया जाता है। ये आपका पैसिव वॉइस है, काम किया जाता है। ये पहले भी इस तरीके के सेंटेंसेस पूछे गए हैं। जैसे मैं आपको एक बताता हूं, टी इज डैश इन आसाम। सो क्या होगा यहाँ पे, चाय अपने आप उग जाती है या लोगों के द्वारा उगाया जाता है? लोगों के द्वारा उगाया जाता है, तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि ग्रोन आएगी, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। जब काम खुद होता है, जब कोई काम करता है तो एक्टिव वॉइस, जब काम को किसी के द्वारा किया जाता है तो पैसिव वॉइस। सो यहाँ पे ग्रोन आएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका जो है राइट आंसर है। अगला है सो वॉट एवर यू बाय। सो आप जो भी खरीदते हैं, इज डैश फार्म प्रोड्यूस्ड, किस प्रकार के फार्म में प्रोड्यूस्ड हुआ पड़ा है? ऑप्शन देखिए, नियर बाई, लोकली, नियरली या क्लोजली। सो आप भी जानते हैं कि कोई भी काम अगर स्थानीय स्तर पे होता है तो उसको हम लोकली बोलते हैं। लोकल मतलब स्थानीय स्तर। बाय इज लोकली फार्म, यानी कि आसपास के जो फार्म है उसमें प्रोड्यूस्ड किया जाता है एज द डैश ऑफ द पॉपुलेशन इंडल्ज इन फार्मिंग, एज द मेजॉरिटी। मेजॉरिटी का मतलब क्या हो गया?
जो ज़्यादातर, मेजॉरिटी मतलब ज़्यादातर। पॉपुलेशन इंडल्ज इनका मतलब होता है जैसे किसी काम में शामिल होना, शामिल रहना। इन फार्मिंग फॉर डैश, किस चीज़ के लिए? फार्मिंग फॉर डैश, किस चीज़ के लिए? न्यूट्रिशन, कंजर्वेशन, सस्टेनेंस या प्रोविज़न। इसमें आपको दिक्कत हो सकता है, तो ध्यान से देखिए, इसका आंसर है सस्टेनेंस। आपको ना सस्टेनेंस का मीनिंग पता होना चाहिए। सस्टेनेंस का मतलब होता है जैसे ऐसी चीज़ का प्रोडक्शन जो हमारे सरवाइव करने के लिए ज़रूरी होता है, यानी खाने पीने से रिलेटेड चीज़ें। आगे देखिए, वी यूज़ टर्मरिक, हम यूज़ करते हैं हल्दी, ऑन वुंड्स मतलब घाव पे। ऑल्सो टू डाई डैश, ऑल्सो टू डाई क्या डाई करने के लिए? एंड इट इज़ एडेड एक्सटेंसिवली इन अवर कुकिंग। ऑल्सो मैनी बिलीव इट इज़ एंटी कैंसर एंड कैन ट्रीट ट्यूमर्स। सो यहाँ पे क्या डाई किया जाता है? अटायर्स, फैशन, गारमेंट्स, कवरिंग। सो गारमेंट्स, क्योंकि गारमेंट्स डाई, जो कपड़े वगैरह डाई करते हैं ना, तो उन कपड़ों को गारमेंट्स बोला जाएगा। कवरिंग नहीं, फैशन नहीं, अटायर्स नहीं। सो आपका आंसर है ये ऑप्शन नंबर 3। अब आप देख लीजिएगा, आपको यहाँ पे कंप्लीट 25 सेंटेंसेस करवा दिया गया है। आई होप कि आपको पसंद आया हो लेक्चर। कैसा लगा है ये आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइए कमेंट करके। इसके अलावा जो हमने ईडियम, सिनोनियम, एंटोनियम, स्पेलिंग, वन वर्ड, क्लोज टेस्ट, अदर प्रीवियस ईयर पेपर्स जो भी करवाए हैं, आप ये सारा का सारा कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर, या आप सर्च भी कर सकते हैं इन टॉपिक्स को, साथ में नाम ऐड कर दीजिएगा मैथ्स बाय आशीष सर। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करिए एसएससी, तब तक आप सब्सक्राइब कर लीजिए मैथ्स बाय आशीष सर क्लासेस को। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।